even hit the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela. This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhiji, Bacha Khan, and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. And this is what my soul is telling me. Be peaceful and love everyone. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, "The pen is mightier than sword," was true. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they killed female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa. That is why they're blasting schools every day, because they were and they are afraid of change, afraid of equality that we will bring into our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist, "Why are the Taliban against education?" He answered very simply by pointing to his book. He said, "A Talib doesn't know what is written inside this book." They think that God is a tiny little conservative being who would send girls to the hell just because of going to school. The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society for their own personal benefits. तो मलाला यूसुफजई अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब कर रही थी। बढ़ते हैं आगे। मिस्र की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने मुल्क के अवाम को भी मुनक़सिम कर दिया है। एक जानिब फ़ौज की जानिब से बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी की सदर की हैसियत से बहाली का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुर्सी को बरतरफ किए जाने के हक़ में मुहिम चलाने वाले भी रैलियों का मनसूबा बना रहे हैं। माह रमज़ान के पहले जुमा को काहिरा में मुर्सी के हामियों ने अपना मुजाहिरा जारी रखा और मुर्सी को बरतरफ किए जाने की फ़ौजी कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मुर्सी के हामियों का कहना है कि मिस्र की फ़ौज ने हुकूमत, इंतखाबात और अवामी राय का मजाक उड़ाया है। इख्वानुल मुस्लिमून ने इस अज़्म का इआदा किया है कि उस वक्त तक एहतजाज जारी रखा जाएगा जब तक कि मोहम्मद मुर्सी को फिर से मुल्क के सदर की हैसियत से बहाल नहीं किया जाता। आज पूरे आलम इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की नमाज अदा की गई। फ़िलिस्तीन में वाक़े क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में सख्त सिक्योरिटी के बीच हज़ारों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। उधर गज़ा शहर में वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने नमाज जुमा में शिरकत की। फ़िलिस्तीन समेत तमाम अरब मुल्कों में बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा का एहतमाम किया गया और पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए खुसूसी दुआएँ की गई।
अमरीकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन की सियासी पनाह की तमाम काविशें बज़ाहिर नाकाम होती मालूम हो रही हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा है। 3 हफ्ते से मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट पर फंसे स्नोडेन ने रूस की हुकूक इंसानी तंजीमों के नुमाइंदों और मारूफ वकला से मुलाकात की ख्वाहिश की है। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक स्नोडेन ने जिन अफराद को मुलाकात करने के लिए मदऊ किया है, उनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदा शख्सियात को किए गए ईमेल में स्नोडेन ने अमरीकी रवैये की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उनके सियासी पनाह हासिल करने के हकूक़ के खिलाफ गैर कानूनी मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़्यादा जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी एक प्राइवेट गाड़ी उलट गई। ड्राइवर के ख़तरनाक तरीके से मोड़ काटने के दौरान गाड़ी कंट्रोल से बाहर होने की वजह से ये हादसा पेश आया। बचाव और दीगर इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंची और जख्मियों को चकवाल के ज़िला सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सन 2002 गुजरात फसादात पर मोदी को नहीं कोई पछतावा, कहा कुछ गलत नहीं किया। मोदी के मुतनाज़िर रिमार्क पर उठा तूफान, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मोदी से मुआफी मांगने का किया मुतालिबा। बीजेपी बैकफुट पर, मोदी के बदले सुर। अलहदा तेलंगाना हुनूज दूरस्त, मजीद वक्त तलब करने पर कांग्रेस कोर ग्रुप में हुआ इत्तफाक। और रेलवे बोर्ड रिश्वत सतानी मामला, अदालत ने बंसल के भांजे विजय समेत 6 अफराद की जमानत अजदाश्त की मुस्तरद। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर,
बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मिस्र में फिर सत्ता पलट हुआ। सेना ने सत्ता पलट कराई। मोहम्मद मोर्सी की जगह चीफ जस्टिस अदली महमूद मंसूर अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। ध्यान रहे, मोर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड से नाता रखते थे। उनसे हालात संभले नहीं और लोगों में असंतोष फूटा, लेकिन मोर्सी सत्ता पर बैठे रहने की जिद किए रहे। नतीजतन सेना ने सत्ता पलटवाई। मोर्सी, उनके सहयोगियों और मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के कोई 300 लोग नजरबंद या गिरफ्तार हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड पर यह गाज अरब क्रांति का नया मोड़ है। ब्रदरहुड का खाड़ी और अफ्रीकी देशों में धीरे धीरे असर फैल रहा था। मिस्र में उस पर पाबंदी से इस्लामी देशों में राजनीति खदबदाएगी। यूं भी तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक फैले मुस्लिम देशों में इन दिनों बहुत उथल पुथल है। एक तरफ सिया सुन्नी के झगड़ों में देशों की गोलबंदी है, तो दूसरी ओर चरमपंथी और नरमपंथियों में तनातनी है। सुन्नी बहुल तुर्की अचानक सुन्नी अरब देशों का झंडा बरदार बन रहा है। तुर्की, सऊदी अरब, कतर और खाड़ी देशों का एक समूह है, तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान के सिया हिजबुल्लाह लड़ाकों की चुनौती अलग तरह की है। सिया बनाम सुन्नी लड़ाकों की लड़ाई में सीरिया बटा हुआ है। एक तरफ आजाद सीरिया सेना है जिसे तुर्की, सऊदी अरब और कतर का समर्थन है, तो दूसरी ओर खाड़ी देशों ने तुर्की में बने सीरियन नेशनल अलायंस को मान्यता दी हुई है। उथल पुथल के चौतरफा हालातों में मिस्र का तख्ता पलट इस्लामी ब्रदरहुड को छिन्न भिन्न कराने वाला है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडरान इन दिनों इंतखाबात से कबल इत्तेहाद बनाने में जोरों शोर से लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इलेक्शन से पहले यूपीए को एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर खड़ा कर देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बनते बनते कांग्रेस का इत्तेहाद का हिसाब बिगड़ गया है। बिहार में कांग्रेस को उम्मीद थी कि जदयू के साथ उसका इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन शरद यादव ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जदयू या आरजेडी किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके लीडरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इंतखाबात से कबल इत्तेहाद नहीं करेंगे, यानी वहां भी कांग्रेस को तनहा इलेक्शन लड़ना होगा। आंध्र प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह इस बात के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद हो जाए, लेकिन उधर से भी उनको टका सा जवाब मिल गया है। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद के बारे में सोचा जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस का इत्तेहाद एनसीपी के साथ गड़बड़ाया हुआ है। रियासत के लीडरान आपस में खूब लड़ रहे हैं और दोनों पार्टियों के लीडरान अपनी अपनी क़यादत पर अकेले इलेक्शन लड़ने का दबाव बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी इत्तेहाद बहरान में आया हुआ है। एन इंतखाबी साल में अदालत उज़्मा, हाई कोर्ट और इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसलों से मरकजी हुकूमत के होश फाख्ता हो गए हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन ने सियासी जमातों को इत्तलात के अख्तियारात कानून के दायरे में लाने का फैसला दिया तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी मुखालफत की। हुकूमत के कई वज़रा ने इस पर सवाल खड़े किए। आगे हुकूमत को इस पर खुलकर मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा।
पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मुखालफत वोटरों की नजर में हुकूमत को विलेन बनाएगी। ऐसे ही अदालत उज़्मा ने सजा होते ही एमएलए एमपीज़ की रुकनियत खत्म करने का फैसला दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जेल में बंद लीरजान इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अदालत की ये दोनों फैसले वापस गौर करने के लिए जाएंगे। मुमकिन है कि आईनी बेंच इस पर गौर करे। ऐसे में हुकूमत को मौका अख्तियार करना होगा। अगर उसने फैसले के खिलाफ मौका अख्तियार किया तो वोटरों के सामने शबीह का बहरान खड़ा हो जाएगा। हुकूमत पर जराइम पेशा अफराद को बचाने के इल्जाम आयद होंगे। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसे लीचान हुकूमत को कटघरे में खड़ा करेंगे और अगर फैसले की हिमायत की गई तो बड़ा जबरदस्त सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा। अदालत उज़्मा के फैसले से पार्टियों के सामने बहरान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी मुमकिना उम्मीदवारों के नाम तलब कर लिए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए भी उम्मीदवारों की तख्फीफ का काम चल रहा है। ऐसे में अदालत उज़्मा ने कहा है कि जो जेल में बंद हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसी वक्त उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। चुनांचा पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नए सिरे से गौर करना होगा। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर एलानिया उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन जराइम के इल्जामात हैं। कई लोगों के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। अगर इंतखाबात के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई या जीतने के बाद सजा हो गई तो बहरान खड़ा हो जाएगा। ये बहरान तमाम सियासी जमातों के सामने है। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, टीडीपी वगैरह के कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और मुमकिना उम्मीदवारों के खिलाफ मामले हैं। अगर अदालत उज़्मा ने खुद अपने फैसले पर रोक नहीं लगाई तो अगले इलेक्शन में बिना कानून बनाए ही खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम पार्टियां अभी से मुल्जिम लीरजान की बीवियों को टिकट देने की तैयारियां कर रहे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने 2002 में हुए फिरकावाराना फसादात पर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त उन्होंने बिल्कुल सही काम किया था और अदालत उज़्मा के जरिए तश्कील करदा जांच टीम ने उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी समझदारी, सलाहियत और उस वक्त के हालात में दस्तयाब तमाम वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया था और एसआईटी ने इसी की जांच की। बीजेपी के इंतखाबी मुहिम कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में मोदी ने 2002 के फसादात पर अपनी तकलीफ जाहिर करते हुए कहा कि आप वजीर आला हैं या नहीं, लेकिन इंसान है और इस नाते कुछ भी गलत होता है तो तकलीफ होती है। अपने नाम पर वोटों के इत्तेहाद होने के इम्कानात के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने अमेरिका की दो पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की मिसाल पेश करते हुए कहा कि वोटों का इत्तेहाद जमहूरियत की बुनियादी चीज है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि जेल में बंद लोगों को इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाने और मुजरिम साबित होते ही मुकन्नना की रुकनियत के लिए नाअहल हो जाने वाले अदालत उज़्मा के फैसले पर वो तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेगी। मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा है कि हुकूमत अभी अदालत उज़्मा के फैसले का बारीकी से जायजा ले रही है। उसके बाद इस पर तमाम सियासी जमातों से सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद हुकूमत इस पर अपना मौक़िफ़ तय करेगी। अदालत उज़्मा ने बुध को दो अहम फैसले दिए। उसने 2004 के पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया कि जो जेल में बंद है वो वोट नहीं डाल सकता तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। इससे पहले अदालत ने यह भी कहा कि किसी रुकने पार्लियामेंट या एमएलए को 2 साल या उससे ऊपर की सजा हो जाती है तो सजा होते ही उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। कम से कम 2 पार्टियों ने इन फैसलों की मुखालफत की है। मुल्क की सबसे बड़ी बायां महाज पार्टी सीपीएम ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि इससे शहरियों के जमहूरी अख्तियारात की खिलाफ वर्जी होगी। सीपीएम के सख्त मुखालिफ तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी इसे गलत बताया है। बीजू जनता दल ने अंदेशा जाहिर किया है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड में आई कुदरती आफत के बाद वहां चले राहत और इमदादी काम पर एनडीएमए से हालात वाली रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत की है। जस्टिस ए.के. पटनायक की बेंच ने कहा है कि एनडीएमए 2 हफ्ते में अपनी पोजीशन वाली रिपोर्ट दाखिल करे। इससे पहले हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग अलग मुकामात पर फंसे लोगों को निकाल लिया गया है। अब वहां सिर्फ मुकामी लोग बचे हुए हैं जो वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी।
अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि वो वक्त से पहले इलेक्शन के लिए तैयार है और कांग्रेस भी जल्द इलेक्शन चाहती है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस और मरकजी हुकूमत में वक्त पर ही इलेक्शन कराने की सोच है। कांग्रेस जराये का कहना है कि एक दिन भी पहले इलेक्शन नहीं होगा। कांग्रेसी लीडर की इस सोच पर मुलायम सिंह ने भी मुहर जब्त कर दी है। वजीर आजम से मुलाकात में उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी हिमायत वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। बाद में उन्होंने सहाफियों से कहा भी कि हिमायत वापस लेने का वक्त अब निकल गया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अब 1 साल से कम का वक्त बचा है। इस वक्त हुकूमत गिराने का कोई मतलब नहीं है। चुनांचा हुकूमत के मैनेजरों को अक्सरियत की फिक्र नहीं करनी है। अब कोई नहीं चाहता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली वैसे ही दिख रही है जैसी गुज़िश्ता बार थी। 2009 का इंतखाब कांग्रेस ने महात्मा गांधी, नरेगा और काश्तकारों के कर्ज माफी के मसले पर लड़ा था, लेकिन इन दोनों के बजाय उसे ज्यादा फायदा अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे पर मिला था। उसी की वजह से मुतवस्सित तबका बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार कांग्रेस मुतवस्सित तबके की कोई फिक्र नहीं कर रही है। मरकजी हुकूमत के कई फैसले इस जानिब इशारा कर रहे हैं। हुकूमत ने डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया है, चीनी और सोने पर महसूल बढ़ाया है, साथ ही सोने के सिक्कों की फरोख्त को रुकवा दिया है। कोयले के बरामदात पर बढ़ने वाला खर्च बिजली सारिफीन पर लादने का फैसला किया है और गैस की कीमत बढ़ाई है। अब शहरी हवाबाजी DGCA की जगह सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाने का फैसला हुआ है, तो उसे चलाने के लिए भी सिक्योरिटी टैक्स के तौर पर एक खर्च हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों पर लगाए जाने का फैसला हुआ है। कहने वाले कहते हैं कि अमेरिका ने इस्लामी देशों को अस्थिर बना दिया है। इराक, मिस्र, सीरिया में सब कुछ बदल गया है। उधर सऊदी अरब और खाड़ी के छोटे छोटे देश क्रांति की सुगबुगाहट में बेचैन हैं। अरब क्रांति का भपका कुल मिलाकर इस्लामी देशों को अस्थिर करने वाला है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बदहाली है वह सबके सामने है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कई दहाइयों तक मिस्र में चला हुस्नी मुबारक का दौर इख्तदार अच्छा था या बुरा, इस बहस में गए बगैर मिस्र के ताज़ा सियासी हालात को देखकर कहा जा सकता है कि अब अरब दुनिया का ये इस्लामी मुल्क सियासी गैर इस्तेहकाम के भंवर में फंस गया है, जिसमें से निकलने में इसे बहुत वक्त लग सकता है। हुस्नी मुबारक का तख्ता पलट करके मुस्लिम ब्रदरहुड के जिन मोहम्मद मुर्सी को सदर बनाया गया था, उनसे ठीक 1 साल बाद इख्तदार छीन लिया गया है। अब सीधे फौज ने अपने हाथ में इख्तदार को रखा है। कहने को मिस्र के चीफ जस्टिस अदली मंसूर सदर हैं और उन्होंने अपने नीचे बेहद मोतदिल सोच के रहनमा और नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद अल बरदाई को नायब सदर और हाजिम अल बिबलई को वजीर आजम मुकर्रर किया है, लेकिन हकीकी इख्तदार फौज के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के रहनमा मोहम्मद मुर्सी को गिरफ्तार करके तख्ता पलट करा देने से मिस्र में अमन बन गया है या लोगों ने फौज के इख्तदार को कबूल कर लिया है। अब ब्रदरहुड के रहनमा और कारकुनान तहरीक के लिए सड़कों पर निकल गए हैं। उनकी तहरीक पुरअमन है, लेकिन फौजी तानाशाहों को लग रहा है कि इस तहरीक से उन्हें खतरा है। तभी कई जगह फायरिंग हुई है, दर्जनों लोग जाबहक हुए हैं। ब्रदरहुड के लीडरान को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है।
मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर ने एक बयान जारी करके कहा है कि जो ग्रुप तशद्दुद कर रहे हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है और उनकी तहरीक पुरअमन तरीके से जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि फौज के एक बड़े अफसर मेजर जनरल अहमद वस्फी के काफिले पर गाजा के नजदीक सिनाए शहर में फायरिंग की गई थी। ट्रक में भरकर सड़कों पर निकले हथियारबंद लोगों ने वस्फी के काफिले पर हमला किया था। इसके बाद ब्रदरहुड के लीडर को इस बात का अंदेशा हुआ कि फौज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, इसलिए पुरअमन तरीके से तहरीक का बयान जारी किया गया। अब मुश्किल यह है कि मिस्र में जो तहरीक फैल रही है उसकी क़यादत ब्रदरहुड के लीडर के हाथ में नहीं रह गई है। वो काहिरा के कुछ खास इलाकों में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कई बाकी ग्रुप खड़े हो गए हैं। चूँकि गुज़िश्ता 2 साल में मुस्लिम ब्रदरहुड की मकबूलियत कई इस्लामी ममालिक में फैली थी, इसलिए मुर्सी के तख्ता पलट के खिलाफ ये इस्लामी ममालिक ब्रदरहुड की मदद करना चाहते हैं। तभी मिस्र के फौजी हुक्मरानों ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर पाबंदी लगाने के बारे में गौर करना शुरू किया है। उनका मानना है कि कई ममनुआ इस्लामिक तंजीमें इसके दफ्तर में हथियार जमा कर रहे हैं, यानी ब्रदरहुड के कंधे पर बंदूक रखकर मिस्र में खाना जंगी की तैयारी है। चुनांचे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिस तरह सीरिया से लेकर लेबनान और इराक से लेकर फिलिस्तीन तक अरब दुनिया के तमाम ममालिक दाखिली तशद्दुद की जद में हैं, उनमें नया नाम मिस्र का जुड़ गया है। अगर मिस्र और पूरी अरब दुनिया में चल रही इस उथल पुथल को ठीक तरीके से संभाला नहीं गया तो जिसे अरब स्प्रिंग कहा जा रहा था वो बेवजह के तशद्दुद में तब्दील होकर रह जाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इस्लामी देशों में उथल पुथल पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। भारत के लिए अरब इस्लामी देशों की उथल पुथल फायदे वाली है। 20 सालों में पहली बार भारत का विदेश मंत्री इराक गया। इराक के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मतलब सऊदी अरब खाड़ी देशों पर तेल आयात की निर्भरता घटाकर भारत इराक से कारोबार बढ़ा सकता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, मिस्र में सेना ने सत्ता पलट करवाया, इस्लामी ब्रदरहुड के मोर्सी सत्ता से बाहर हुए। क्या लगता नहीं है कि अरब क्रांति अब फेल है और जो पॉलिटिकल इस्लाम या जो राजनीतिक इस्लाम का जो प्रयोग है, तमाम तरह के प्रयोग है, वो पूरी इस्लामी बिरादरी में फेल हो रहे हैं? मुझे लगता है कि अरब क्रांति तो फेल नहीं हुई जी, ये अरब क्रांति का ही दूसरा चरण है। लेकिन आपने ये ठीक कहा कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, राजनीतिक ढंग का इस्लाम और इस्लाम के आधार पर राज्य को मोल्ड करने का तौर तरीका, वो अब लगभग फेल होता जा रहा है।
और ये बात इस्लामी जो ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, इख्वानुल मुसलमीन, उसके एकदम फेल होने से इस बात को सिद्ध हो गया है, प्रमाण हो गया है। नहीं, लेकिन ये कैसे है? क्योंकि देखिए, अरब, ये सऊदी अरब हो या बाकी जो तानाशाह हो या राजशाही हो,